हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बीएचयू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और एजुकेशनल वीडियोज प्रोवाइड कराता रहता है और आपको काफ़ी पसंद आ रहा है इन दिनों। आज का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी कहाँ से आता है। खासा कमेंट्स आया हुआ है कि सर प्लीज़ बताइए ज्योग्राफी कहाँ से आता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कहाँ से आता है, और आगे मैं बात करता रहूँगा। इस वीडियो की खास बात ये होगी कि इस वीडियो में जितना डिटेल में मैं समझाऊंगा वो पूरे यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में समझाने जैसा मैं समझाऊंगा। तो मैं सीधे अपने टॉपिक्स पे आऊँगा और एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे समझेंगे। आपको करना बस ये है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को कंटिन्यू पूरा वॉच करना है, जिससे कि आपके दिमाग में वो पूरा पॉइंट्स घुस जाए अच्छे से। क्योंकि 10 मिनट से अगर आपके एक दो क्वेश्चंस अगर आपके बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर चीज़ आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। तो ये जो ज्योग्राफी का सिलेबस है आपके बीएचयू एंट्रेंस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत फायदा करेगा। साथ ही वनडे एग्जाम, टेट, सीटेट और जहां भी ज्योग्राफी के वेटेज होते हैं उन सभी में फायदेमंद है। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स मैंने लिखा है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आपको पता है 8 प्लैनेट आता है। पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो को हटा दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ कि प्लूटो को कब रिमूव किया गया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि प्लूटो को कब क्षुद्र ग्रह का दर्जा दे दिया गया, उसे 9 ग्रह में से निकाल के 8 ग्रह बना दिया गया। तो इस तरीके से आपको क्या पढ़ना है, सोलर सिस्टम में 8 ग्रह के बारे में पढ़ना है और साथ ही हमें पढ़ना है सन के बारे में। सन में क्या कि सन के 2 लेयर कौन कौन से होते हैं और उसका टेम्परेचर दोनों का क्या होता है, और सन किससे बना हुआ है, और सन में फ्यूजन होता है, फिजन होता है, इन सब के बारे में ये जो वीडियो है ये क्या है, सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में। सो मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा और आप मेरे चैनल पे बनी रहिएगा तो मैं इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगा भी। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिवर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे इसमें 2 थ्योरी आपकी है, बिग बैंग और एक है आपका, वो आप कमेंट में करके बताओ। और दूसरा है यहाँ पे अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे ये हो गया अर्थ, ठीक है, तो इसके 2 पार्ट कर देते हैं। जो अर्थ का मूवमेंट होता है आपको पता है कि एक होता है क्या, रोटेशनल। ठीक है, मैं आरटी लिख रहा हूँ, और एक होता है रिवोशनल, तो आरवी लिख रहा हूँ। अगर आरटी को मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो इससे बोलते हैं घूर्णन, दिमाग में बैठा लीजिए, और इसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि घूर्णन से क्या होता है रिजल्ट में, और परिक्रमण से क्या होता है। तो रोटेशनल से जो होता है सबसे पहला क्या होता है, डे नाइट होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओशियन स्टॉर्म। जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हो तो एक लहरा आता है और आपके पैर को छू के चला जाता है, तो ये जो होता है ये घूर्णन की वजह से होता है। और एक और क्या होता है, चेंज ऑफ विंड डायरेक्शन। विंड का डायरेक्शन चेंज होता है भाई, विंड का डायरेक्शन। ये तीनों के तीनों किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, अभी बस मैं आपको इंट्रो करा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, तो ईयर चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, तो सीजन चेंज होता है, मौसम बदलता है। और क्या होता है, तो इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्रहण का फॉर्मेशन होता है, किसकी वजह से होता है, परिक्रमण की वजह से। ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, किसमें आता है, मोशन ऑफ अर्थ या अर्थ मूवमेंट में आता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मतलब कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसमें कई लोग का एक वेगनर थ्योरी आता है, वेगनर साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था 1912 में। तो उनका भी खास नाम है, उन्होंने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी किसने दिया था, तो कौन दिया था, वेगनर ने दिया था 1912 में। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट बात है तो इंट्रो ऑफ इंडिया, भारत का एक भौगोलिक स्थिति, जैसे कि भारत का लैटिट्यूड पोजीशन क्या है, लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है, वो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद साउथर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है। तो इस तरीके से है, जैसे कि इंदिरा काल आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर मतलब उत्तर में, और सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट मिल जाएगा। फिर आपका इधर वायांगो मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान देना है। मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ये टॉपिक में बता रहा हूँ, आपको पढ़ना है। आप विचलित मत होइएगा, चैनल पर बने रहिए, ये सभी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड भी कराऊंगा। अभी आप समझो इसको कि कहाँ कहाँ आपको पढ़ना होता है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, इतना ईजी नहीं है आपको समझना। लेकिन जो भी चैप्टर है ना बहुत छोटा छोटा है, 3-3, 4-4 पेज में खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे नोट्स में भी अवेलेबल है, जो लोग मेरे नोट्स नहीं परचेज किए हैं वो परचेज कर लें। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सभी चीज़ें उसमें आपको मिल भी जाएंगी। मात्र 20 पेज में आपकी पूरी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आता है वैल्केनो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन 1-2 बार आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक ही टॉपिक है ये भी। इसमें 3 प्रकार होता है, एक्टिव होता है, डोरमेंट होता है,
और फिर आपका डेड होता है, क्रियाशील बोलते हैं पहले को, मतलब या फिर सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं, शांत ज्वालामुखी बोलते हैं, और अमृत ज्वालामुखी बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये ज्वालामुखी वाला भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं किस तरीके से पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, जैसे ज्वालामुखी का फिगर है, ठीक है, तो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्रैटा बोला जाता है, क्रैटर, ठीक है, क्रैटर ज्वालामुखी को मुंह को बोला जाता है। फिर लावा क्या होता है, किस चीज से बना होता है, या फिर जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो वाटर वेपोर निकलती है, नोट कर लीजिए, वाटर वेपोर निकलती है। तो ये सभी चीजें हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एक्टिव वोल्केनो का एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन शांत ज्वालामुखी है, कौन सा मृत ज्वालामुखी है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद एटमॉस्फियर, ठीक है, एटमॉस्फियर में देखिए वीडियो स्किप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, कहीं ना कहीं अगर 10-15 मिनट भी हो जाता है तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बहुत है। लेकिन एटमॉस्फियर में जैसे आपको बता दूं वायुमंडल में क्या क्या आता है, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, आपने सुना होगा। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है कि कौन से मंडल में क्या पाया जाता है, आयनोस्फीयर हो गया और ऐसे बहुत सारे, तो 4-5 होते हैं उसमें। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि O3 कहाँ पाया जाता है, O3 मतलब ओजोन, तो आप बताइएगा कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर, मैंने आज ये टॉपिक डिस्कस भी किया था, ठीक है। इसमें आपका जैसे फसल हो गया, खरीफ का हो गया, जायद का हो गया, रबी का हो गया। बेसिकली आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बताना रहेगा कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। जाहिर सी बात है क्वेश्चन को फंसाने के लिए अक्सर नहीं वर्ड यूज करता है, ये भी आप एक बार मेंशन करके रखिएगा। मेरा कई बार क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, मैं नहीं को ध्यान नहीं देता हूं और मैं उसमें एक ऑप्शन जल्दी से देखूंगा, ऑप्शन करके आगे निकल जाता हूं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रोडक्शन भी आता है स्टेट वाइज की, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मक्के का कहाँ होता है, मिलेट का कहाँ होता है, दाल का कहाँ होता है, मेज का कहाँ होता है। इस तरीके से आज मैंने डिस्कस किया था, आप जाके उस चैनल को वीडियो जाके देख सकते हो चैनल पे। फिर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी फिक्स रहते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, फिर आपसे पूछा जा सकता है गिर अभयारण्य किधर है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट्स है। तो ये सभी आपको भी मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख सकते हो। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट कौन है, सो प्लीज वीडियो बने रहिएगा, जाना नहीं है। सॉयल, भारत की मृदा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जलोढ़ मृदा, उसमें बांगर खादर का नाम अक्सर आता है, ये आपको जानना है। ब्लैक आता है, रेड आता है, लेटराइट आता है, माउंटेन एंड डेजर्ट सॉयल, ये सभी सॉयल है। और कौन से सॉयल में कौन सा तत्व पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और कौन सा मृदा है, कौन से भारत के क्षेत्र में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। और ये भी आता है कि कौन सी फसल के लिए कौन सी मृदा फेवरेबल ज्यादा है। समझ लीजिए इतने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आपको टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि भाई एग्जामिनर का दिमाग जब सटक जाता है ना, तो क्या क्या कर सकता है। फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना, भागरा नागलव हो गया और हीराकुंड हो गया, ये सभी चीजें कि पहला भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, कौन सी नदी पे बेसिकली बना हुआ है, ये सभी देखिए बहुत ज्यादा दिख रहा होगा पढ़ने के लिए, लेकिन आप एक बार ध्यान से सोचिए कि कितना कम पढ़ना है भाई। कहीं ना कहीं ये सब बहुत 2-2, 3-3 पेज में आ तो जाएगा, बहुत ज्यादा थोड़ी नहीं है भाई, लग रहा है बहुत ज्यादा है लेकिन है नहीं। फिर आपका वाटर स्टेट, जल संधि, जैसे गिब्राल्टर हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे जल संधियां हैं जो कौन कौन से प्लेस पे पाया जाता है, किसके बीच में पाया जाता है, तो ये भी बहुत है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है। देखिए इंडिया का फिगर ऐसे, यहाँ पे श्रीलंका है, आपको बताना है इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट पाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर। भाई इंडियन रिवर आपसे पूछा जाएगा, अगर मैं उत्तर भारत की नदियों की बात करूं जिसमें गंगा, यमुना, ये सब पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र हो गया। फिर पेनिसुलर इंडियन रिवर में जैसे आपका गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, वेंगाई हो गया, ये सभी नदियों के बारे में कौन कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं, प्लेस वाइज आपको याद करना पड़ेगा। ये सभी चीजें मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, आपको दिमाग में बैठाना क्या है, स्लैब, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन भी कीजिएगा और एक एक को टिक आउट करते चलिएगा कि आपका क्या प्रिपेयर हो गया है। अभी भी तैयारी किया जा सकता है, 1 महीने में भाई कुछ भी किया जा सकता है। मैं इस चीज को दावे के साथ कह रहा हूं ना, मैं 5 दिनों में तैयार करके दिखा सकता हूं, 5 दिनों में आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है। फिर सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें आपको पता भी होगा सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है, जिसके नाम पे पंजाब नाम पड़ा था। हाँ कुछ और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, हाँ माउंटेन और चोटी, भाई नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सभी आता है। इसी में थोड़ा सा आप माउंट एवरेस्ट को देख लेना, आप कंचनजंगा ये सब देख लेना, केटू गॉडविन देख लेना, कौन से प्लेस पे है, ऊंचा क्यों बोलते हैं, ये सब सभी चीजें
आपकी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है, प्लेस वाइज भी। अक्षांश देशांतर भाई ये तो मैंने बहुत लास्ट में लिख दिया, बाय द वे मैं और जितनी वीडियो शूट किया हूँ उसमें पहले बताता हूँ। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर इसमें बेसिकली ये मैंने चैप्टर कई बार पढ़ाया भी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन आपका अब एक भी स्किप हो जाएगा। और इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ, और फिर उसके बाद 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, ये सभी प्लेसेज इसमें आते हैं और आपको वीडियोज मेरे चैनल पे मिल भी जाएगा, मैंने ही पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। विश्व की झीलें और इंडिया की झीलें, ठीक है, जैसे कि बहुत सारा आपको सुपीरियर हो गया, लेक सुपीरियर हो गया, ये सभी चीज़ें, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं फेमस बता रहा हूँ। फिर भारत की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या को आपको मेंशन करना है, 2001 की जनसंख्या को मेंशन नहीं करना है जहाँ तक मुझे आइडिया है, लेकिन रिवाइज कर लीजिएगा, 2011 को फोकस कीजिएगा कि कौन सी स्टेट का कितना लिटरेसी रेट रहा, सेक्स रेशियो क्या रहा, डेथ रेशियो क्या रहा। फिर 2001 से 2011 के बीच में इंक्रीज पॉल्यूशन ग्रोथ रेट क्या रहा, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भारत की जनजातियां, भाई इंडियन ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत कहीं ना कहीं मैंने इसको भी डिस्कस कर ही दिया है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, फिर उसके बाद खरवार कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति कौन से, सभी मैंने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है। जाहिर सी बात है मैंने इतना कुछ बताया, भी छूटा भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉपर वे में बताया मैंने, बहुत ज़्यादा भी अभी और भी है, लेकिन और में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नहीं है, और तो मेन मैंने बता दिया है। अगर अब इससे ज़्यादा एडिशनल होगा ना तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे ऑफ करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा चीज़ों को समझा के तब ऑफ करूंगा। जैसे इसमें सोलर सिस्टम मैंने बताया, यूनिवर्स बताया, मोशन ऑफ अर्थ बताया, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सीधे एटमॉस्फेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आपके पास रिवर और पेनिनसुलर इंडियन रिवर और सिंधु नदियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और सीधे फिर आ जाइए आप कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद अक्षांश और देशांतर इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें जो है वो एक नंबर की क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो का।